Linear arch-shaped bodies are seen in residual shift R. रेजिडुअल शिफ्ट बेसिकली एक ओडोंटोजेनिक शिफ्ट है जो टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद जाव में रह जाता है। इस शिफ्ट के लाइनिंग एपिथेलियम के अंदर कुछ स्पेशल माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मिलते हैं। इनको हम रस्टन बॉडीज कहते हैं। रस्टन बॉडीज लीनियर आर्च शेप्ड कर्व्ड या हेयर पिन शेप्ड इयोसिनोफिलिक बॉडीज होते हैं जो शिफ्ट के एपिथेलियल लाइनिंग के अंदर या ल्यूमन में दिखेंगे। इनका एग्जैक्ट ओरिजिन कंप्लीट क्लियर नहीं है, लेकिन माना जाता है कि ये एपिथेलियल ओरिजिन के प्रोटीनेशियस डिपॉजिट है, पॉसिबली केराटिन या हेमाटोजेनस मटेरियल से। इनकी शेप काफी कैरेक्टरिस्टिक होती है, लीनियर शेप, कर्व्ड शेप, आर्च शेप्ड और हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। बाकी ऑप्शंस रसल बॉडीज ये प्लाज्मा सेल्स के अंदर मिलते हैं, बेसिकली इम्यूनोग्लोबिन अक्युमुलेशन होते हैं। सीवेट बॉडीज ये एपोप्टोटिक केराटिनोसाइट्स होते हैं, मोस्टली सीन इन लाइकन प्लैनस। रेजिडुअल फिश से कोई रिलेशन नहीं है। वेराकोय बॉडी ये पैलेसेटिंग न्यूक्लियस के पैटर्न होते हैं, सीन इन schwannomas। अब रेजिडुअल शिफ्ट क्या होता है? टूथ एक्सट्रैक्शन के बाद जो रेडिकुलर शिफ्ट का रेमनेंट रह जाता है उसे रेजिडुअल शिफ्ट कहते हैं। रस्टन बॉडीज का ओरिजिन क्या है? ये एपिथेलियल या हेमाटोजेनस प्रोटीन डेपोजिट माना जाता है। रस्टन बॉडीज की स्टेन में दिखते हैं, हाइलिन एंड एओसिन स्टेन में ये इयोसिनोफिलिक कलर दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है, A 45-year-old female patient with painless, slow-growing swelling in left preauricular parotid region. FNAC was done which show mixed glandular cellular elements rich in myoepithelial cells with chondromyxoid stroma. Cells present were arranged in ductal pattern. Most common diagnosis is, ये क्वेश्चन एक क्लासिकल स्लाइवरी ग्लैंड ट्यूमर का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। अगर इसमें एज पेशेंट की 45 ईयर्स है, मिडिल एज है, लोकेशन प्री ऑरिकुलर पेरोटिड रीजन, दैट इज पेरोटिड ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट, पेनलेस, स्लो ग्रोइंग स्वेलिंग, बिनाइन ट्यूमर का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। एफएनएसी में मायोएपिथेलियल सेल्स दिख रहे हैं, कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा दिख रहा है, सेल्स अरेंज इन डक्टल पैटर्न दिख रहा है, मिक्स्ड ग्लैंडुलर सेलुलर एलिमेंट्स दिख रहे हैं। ये सब मिलकर एक ही ट्यूमर की तरफ पॉइंट करते हैं, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। क्योंकि प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा में एपिथेलियल कंपोनेंट, डक्टल सेल्स, मायोएपिथेलियल कंपोनेंट और मेसेनकाइमल लाइक स्ट्रोमा, कॉन्ड्रोमिक्सॉइड, हाइलाइन और फाइब्रस। इस मिक्स्ड नेचर की वजह से इसका नाम पड़ा है प्लियोमॉर्फिक मल्टीपल मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न। हिस्टोपैथोलॉजी, you will see duct-like structures surrounding myoepithelial cells, बैकग्राउंड में कार्टिलेज लाइक अपीयरेंस शोइंग कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा, कभी कभी हाइलाइजेशन भी दिखती है। तो वार्थिन ट्यूमर पैरोटिड में होता है, बट पेपिलरी फिफ्थ स्पेसिस लिम्फोइड स्ट्रोमा विद जर्मिनल सेंटर होता है, कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा नहीं होता। एओटी में डक्ट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, बट पैरोटिड ग्लैंड से कोई रिलेशन नहीं। सो योर आंसर इज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा का मोस्ट कॉमन साइट क्या है? पैरोटिड ग्लैंड। इस ट्यूमर को बिनाइन मिक्स्ड ट्यूमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एपिथेलियल, मायोएपिथेलियल, मेसेनकाइमल लाइक स्ट्रोमा होते हैं। मोस्ट कॉमन हिस्टोलॉजिकल हॉलमार्क क्या है? कॉन्ड्रोमिक्सॉइड स्ट्रोमा विद मायोएपिथेलियल सेल्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एसआई यूनिट फॉर रेडिएशन अब्सॉर्ब्ड डोज? आंसर है ग्रे। ग्रे क्या मेजर करता है? ग्रे अब्सॉर्ब्ड डोज ऑफ रेडिएशन मेजर करता है, कितनी रेडिएशन एनर्जी बॉडी पर टिश्यू ने अब्सॉर्ब की। एक ग्रे इज इक्वल टू 1 जूल एनर्जी अब्सॉर्ब्ड पर केजी। सोचो, रेडिएशन बॉडी पर फॉल हो रही है, लेकिन बॉडी ने एक्चुअली कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की, उसको उसको कैलकुलेट हम ग्रे में करते हैं। से बट ये भी डोज से रिलेटेड है।
ये बायोलॉजिकल इफेक्ट डैमेज मेजर करता है, टिश्यू सेंसिटिविटी कंसीडर करता है। ग्रे फिजियोलॉजिकल फिजिकल डोज मेजर करता है, सेवर्ट बायोलॉजिकल इफेक्ट मेजर करता है। बैकवर्ड ये मेजर करता है रेडियो एक्टिविटी डिके पर सेकंड, वन बैकवर्ड इक्वल टू वन डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। ये सोर्स की एक्टिविटी बताता है, डोज नहीं। क्यूरी ये ओल्ड यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी, वन क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। एसआई यूनिट ऑफ अब्जॉर्ब डोज क्या है? ग्रे। एसआई यूनिट ऑफ बायोलॉजिकल रेडिएशन क्या है? सर्वर्ट। बैक्यूरल क्या मेजर करता है? रेडियो एक्टिविटी डिके रेट। ग्रे का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी अब्सॉर्ब डिवाइडेड बाय मास। So remember this for your entrance exam point of view. 8 survey film consist of, answer is 4 film. One anterior maxillary occlusion fluid, two posterior bite wing and four posterior IOPA. सो 8 फिल्म का एक पीडियाट्रिक इंट्राओरल रेडियोग्राफ प्रोटोकॉल है जो मिक्स्ड डेंटिशन 6 to 7 ईयर्स में यूज होता है जब डेसिडुअस टीथ भी होते हैं और परमानेंट टीथ इरप्ट करते हैं। इसमें वन एंटीरियर मैक्सिलरी ओक्लूजल व्यू, टू पोस्टीरियर बाइट विंग, फोर पोस्टीरियर आईओपीए यूज किए जाते हैं। ओक्लूजल टू बाइट विंग टू आईओपीए फोर, टोटल इज इक्वल टू 8 फिल्म्स, दैट इज नोन एज 8 फिल्म सर्वे। अब 4 फिल्म सर्वे में यूज करते हैं टू ओक्लूजन टू बाइट विंग, और 12 फिल्म सर्वे में 6 एंटीरियर पेरिएपिकल, 4 पोस्टीरियर बाइट विंग, 4 पोस्टीरियर आईओपीए एंड 2 बाइट विंग। और 16 फिल्म सर्वे में 10 to 12 ईयर्स के लिए 12 फिल्म सर्वे प्लस 4 मोलर आईओपीए। 8 फिल्म सर्वे किस एज ग्रुप में होता है? 6 to 7 ईयर्स। बाइट विंग का मेन फंक्शन क्या है? इंटरप्रॉक्सिमल कैरीज डिटेक्शन प्लस बोन असेसमेंट। ऑक्लूजन रेडियोग्राफ का मेन यूज क्या है? इंपेक्टेड टूथ एंटीरियर रीजन कवरेज। अगला क्वेश्चन, सिस्टेमिक कोगुलेंट यूज टू प्रिवेंट ब्लीडिंग आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन इज, आंसर है इथैमसाइलेट। इथैमसाइलेट एक सिस्टेमिक हीमोस्टैटिक एजेंट है, कैपिलरी एंडोथेलियल स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है, प्लेटलेट एडहेजन इनहेंस करता है, कैपिलरी ब्लीडिंग को रिड्यूस करता है। सो सिस्टेमिक हीमोस्टैटिक ड्रग का एग्जांपल है इथैमसाइलेट। अब मैकेनिज्म समझते हैं ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए। सबसे पहले मैकेनिकल मेथड, सबसे पहले गॉस पैक से फर्म प्रेशर लेस देन 5 मिनट्स, जिससे ब्लीडिंग बंद हो जाती है, मोस्ट कॉमन है। दूसरा मेथड है हेमोस्टेट, ब्लीडिंग वेसल्स को पकड़कर क्लैंप करते हैं, कर्व्ड हेमोस्टेट ज्यादा यूज होता है। थर्ड है सूचर्स एंड लिगेशन। फोर्थ है एम्बोलाइजेशन, वेसल्स को इंटरनली ब्लॉक करते हैं, मटेरियल यूज करते हैं जैसे जेल फॉर्म, पॉलीविनाइल अल्कोहल, ये यूज कर दिया जाता है अनकंट्रोलेबल ब्लीडिंग में। थर्मल हीट या कोल्ड से हेमोस्टेसिस करते हैं, लाइक कॉटरी हीट से प्रोटीन डीनेचुरेशन होती है जिससे कोगुलेशन होती है। इलेक्ट्रो सर्जरी, क्रायो सर्जरी से टिश्यू नेक्रोसिस होती है जिससे वेसल डिस्ट्रक्शन होती है। आर्गन बीम कोगुलेटर यूज कर सकते हैं, केमिकल एजेंट यूज कर सकते हैं, एस्ट्रिंजेंट्स जैसे मोन्सल सोल्यूशन। अब आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पोजिशन ऑफ मोन्सल सोल्यूशन इज, रिमेंबर फेरस सब सल्फेट। टैनिक एसिड यूज कर सकते हैं, टी बैग, बोन वैक्स यूज कर सकते हैं, थ्रोम्बिन यूज कर सकते हैं, जेट फॉर्म, ऑक्सीसेल, सर्जीसेल, फिब्रिन ग्लू, एड्रीनेलिन।
ये सब हीमोस्टेसिस को रोकने के लिए यूज किए जा सकते हैं। क्रायोप्रेसिपिटेट, रिमेंबर क्रायोप्रेसिपिटेट कंटेन फैक्टर 8 फिब्रिनोजन। So first step in post extraction bleeding control is the pressure pack. बोन ब्लीडिंग का बेस्ट एजेंट है बोन वैक्स। थ्रोम्बिन यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है? फिब्रिनोजन गेट्स कन्वर्टेड इनटू फिब्रिन। सिस्टेमिक हेमोस्टैटिक ड्रग इज इथेनसाइलेट। अब अगला क्वेश्चन है लेटल टेफनाइजेशन टेक्निक इज एडवोकेटेड व्हेन देयर इज। वेल, लेटल टेफनाइजेशन टेक्निक एक अर्ली रिमूवेबल जर्मेक्टमी टेक्निक है जो स्पेशली डेवलपिंग थर्ड मोलर के लिए यूज होता है। इसको किया गया था सबसे पहले बोल्डर हेनरी में। ये टेक्निक कब यूज होती है? जब थर्ड मोलर पार्शली इम्पैक्टेड हो, रूट फॉर्मेशन लेस देन वन थर्ड हो, फ्यूचर में इंफेक्शन या सेकंड मोलर के इरप्शन में प्रॉब्लम का रिस्क हो, अर्ली स्टेज पर ही टूथ को रिमूव कर देते हैं बिफोर द कॉम्प्लिकेशन डेवलप्स। प्रोसीजर क्या होता है? मॉडिफाइड एस शेप्ड इंसिजन दिया जाता है। रेट्रोमोलर एरिया से लेकर एक्सटर्नल ऑब्लिक रिज तक एक्सटेंड करते हैं। 5 ml अटैच जिंजाइवा प्रिजर्व की जाती है। राउंड बर से क्रिप्ट को ट्रेफाइन करते हैं, टूथ जर्म को जेंटली रिमूव करते हैं। अब ट्रेफनाइजेशन है सर्कुलर। ट्रेफनाइजेशन का मीनिंग है सर्कुलर बोन कटिंग और लेटरल क्या है? साइड से अप्रोच। तो इसमें डायरेक्ट ऑक्लूजन बोन रिमूव नहीं करते, साइड से बोन हटाकर टूथ निकाल देते हैं। लेटरल टेक्निक ट्रेफनाइजेशन टेक्निक किसने डेवलप की थी? बोल्डन हेनरी ने। आइडल एज क्या है? ग्रुप एज इट्स बिटवीन 9 to 16 ईयर्स। रूट फॉर्मेशन कितनी होनी चाहिए? लेस देन वन थर्ड। मेन इंडिकेटर क्या है? अर्ली रिमूवल ऑफ डेवलपिंग थर्ड मोलर। अब अगला क्वेश्चन, 45-year-old male patient came for extraction for which local anesthesia was given. Suddenly patient started of facial drooping on one side and not able to wink, close mouth and eye related on affected side. Most common cause is, इसका आंसर है एक्टिनोजी वेजिरैनी गिवन टू पोस्टीरियरली। उसमें पेशेंट में सडनली फेशियल ड्रूपिंग ऑन इन्फेक्टेड इंजेक्टेड साइड हुआ है, आई क्लोज नहीं हो पा रहा है, रिंकलिंग एब्सेंट है। ये सब चीजें एक ही चीज इंडिकेट करती हैं, क्या? दैट इज फेशियल नर्व पैरालिसिस। ये कैसे हुआ? किनोजी वेरिनोजी वेजिरैनी क्लोज्ड माउथ मैंडिबुलर ब्लॉक में अगर नीडल ज्यादा पोस्टीरियर चली जाए तो लोकल एनेस्थेटिक पैरोटिड ग्लैंड के अंदर डिपॉजिट हो जाता है, वहां से फेशियल नर्व टेम्परेरीली ब्लॉक हो जाती है, फेशियल मसल पर कंट्रोल चला जाता है, आईज क्लोज नहीं होती, फेस ड्रूप करता है। So over insertion, parotid gland injury, facial nerve block, temporarily paralysis. So facial nerve paralysis का cause during LA injection into the parotid gland. कौन सी nerve effect होती है? facial nerve, cranial nerve, salmon. Most common associated block is echinosis, Veziani or inferior alveolar nerve block when given too posteriorly. मैनेजमेंट क्या है? रीएश्योरेंस प्लस आई प्रोटेक्शन। अगला क्वेश्चन है इन स्टॉबिस टेक्निक ऑफ एक्सट्रैक्शन एलिवेटर यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट टीथ इज। आंसर है आंसर है स्ट्रेट एलिवेटर। स्टॉबिस टेक्निक एक स्पेसिफिक एक्सट्रैक्शन मेथड है जो मेनली यूज होता है मल्टीपल मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ एक्सट्रैक्शन के लिए, स्पेशली जब टीथ मोबाइल हो या पेरिडोंटली कॉम्प्रोमाइज्ड हो। इस टेक्निक में क्या यूज होता है? स्ट्रेट एलिवेटर। स्ट्रेट एलिवेटर क्यों? मैंडिबुलर एंटीरियर रीजन में बोन रिलेटिवली थिन होती है, टीथ क्लोजली स्पेस्ड होते हैं,
स्ट्रेट एलिवेटर इंटरडेंटल स्पेस में इंसर्ट होता है, एडजेसेंट टीथ को सपोर्ट लेके लैक्सेशन करता है। स्टॉबी किस रीजन के लिए यूज होता है? मैंडिबुलर एंटीरियर रीजन। सो स्टॉबीज टेक्निक मैंडिबुलर एंटीरियर रीजन के लिए यूज होती है। कौन सा एलिवेटर यूज करते हैं? स्ट्रेट एलिवेटर। प्रिंसिपल क्या है? लीवर एक्शन। कब यूज नहीं करते? जब स्ट्रॉन्ग रूटेड नॉन मोबाइल टीथ। Lidocaine blood level toxicity which can lead to tonic-clonic seizures as manifested is the answer is 7.5 to 10 microgram per milliliter. रिमेंबर करना है 0 to 0.5 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर पे नो क्लिनिकल इफेक्ट होते हैं। 0.5 to 4 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर पे एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट होते हैं। 4.5 to 7 वैल्यू पे प्री सीजर सिम्टम्स होते हैं और ग्रेटर देन 7.5 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर पे क्रोनिक क्लोनिक सीजर्स कन्वल्शन होते हैं। सो आंसर इज सीजर्स किस लेवल पर होता है? ग्रेटर देन 7.5 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर। मोस्ट डेंजरस लेट कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। सो मैनेजमेंट क्या है? ऑक्सीजन देते हैं, एयरवे सपोर्ट देते हैं, साथ में बेंजोडापेन। अगला क्वेश्चन है एंट्रल एंट्रोस्टोमी प्रोसीजर इज डन थ्रू। तो एंट्रल एंट्रोस्टोमी का मतलब है मैक्सिला साइनस में आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाना फॉर ड्रेनेज। ये प्रोसीजर ट्रेडिशनली इंफीरियर मीटस के थ्रू किया जाता है। इसको बोलते हैं इंफीरियर मीटल एंट्रोस्टोमी। तो आंसर इंफीरियर मीटस आएगा। नेचुरल ओपनिंग ओस्टियम की मैक्सिलरी साइनस का मिडल मीटस होता है, लेकिन डिजीज पस इन्फेक्शन में ड्रेनेज पुअर होता है, इसलिए डिपेंडेंट ड्रेनेज के लिए इंफीरियर मीटस में ओपनिंग बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी असिस्टेड ड्रेनेज बेटर होता है। नेचुरल ओस्टियम कहाँ पर ओपन होता है? मिडल मीटस में। सर्जिकल ड्रेनेज कहाँ बनाते हैं? इंफीरियर मीटस में। एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस बिफोर डेंटल प्रोसीजर इज गिवन इन कंडीशन। आंसर है रिपेयर्ड कंजेंटल हार्ट डिजीज विद प्रोस्थेटिक वॉल। सो एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देना जरूरी है इन केसेस में प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल, प्रीवियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सर्टेन कंजेंटल हार्ट डिजीज, कार्डियक ट्रांसप्लांट विद वॉल्व डिजीज। मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज होते हैं मोक्सिसिलिन 2 ग्राम orally 1 hour बिफोर द प्रोसीजर।